जिस तरीके से जोशीमठ दिन प्रतिदिन धंसता जा रहा है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, वैज्ञानिक क्या सोचते हैं और वो क्यों धंसता जा रहा है। जोशीमठ को पर्यटन स्थल मत बनाओ। शास्त्र कहता है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलिखो भविष्यति। प्रकृति संकेत दे रही है, ठहर जा। उत्तराखंड का लगभग हर शहर अपनी वहन क्षमता को पार कर चुका है। बावजूद इसके बेतरतीब निर्माण कार्य जारी है। जमीन से अंधाधुंध पानी खींचा जा रहा है। प्रकृति से खेलेंगे तो भरपाई तो करनी होगी। प्राकृतिक क्षेत्रों को पर्यटन स्थलों पर तब्दील होने से बचाओ। जोशीमठ में प्रकृति का प्रलय जारी है। शंकराचार्य मठ में कई जगहों पर आई दरारें। माधव आश्रम का शिवलिंग भी हुआ खंडित। जानकारी के अनुसार अब तक 603 मकानों में दरारें आई हैं। इससे प्रभावित 88 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। संत महात्माओं की बात को कभी अनदेखा अनसुना नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती जी महाराज ने जोशीमठ के खतरों को लेकर पहले ही आगाह कर दिया था। तो नरसिंह मंदिर में जो मूर्ति है, कहा जाता है मान्यता अनुसार कि जब धीरे धीरे वो मूर्ति सिकुड़ती जा रही है, अपने आकार से कम होती जा रही है, तो कहा जाता है कि जब वो मूर्ति पूरी सिकुड़ जाएगी तो जोशीमठ बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा और केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। ये बात मैंने भी सुनी थी कि मतलब जो मूर्ति है, अगर वो पूरी तरह से सिकुड़ जाती है तो वहाँ प्रलय आनी तय है। तो वही हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है, पहले लिखा गया है कि वो पुराणों में है, ये बातें कहते हैं। कहीं ना कहीं उसके संकेत मिल रहे हैं अभी इस टाइम पे कि अब देख ही रहे होंगे आप कि जोशीमठ किस तरह से बीच से दरार आ गई, घरे पूरे के पूरे उजड़ गए हैं और काफी बुरे हाल है, वहाँ के पानी रिस रहा है। वैसे तो लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ कुछ धमाके हुए हैं, वहाँ अंडरग्राउंड कुछ सुरंगें खुद रही हैं, उस वजह से ये सब हो रहा है। वो हिल रहा है, वहाँ से नीचे से पानी रिस रहा है, जिस वजह से ये धस रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ मैन मेड नहीं है, मतलब ये मानव के द्वारा किया जा रहा नहीं है, ये कुछ ना कुछ प्राकृतिक द्वारा भी है। कहते हैं कि वहाँ नीचे जो मतलब जोशीमठ बसा है वो समुद्र के ऊपर बसा है, उसके नीचे नदियां हैं। तो वो नदी क्या करती है, जब बहती जाती है तो धीरे धीरे अपने ऊपर का हिस्सा काटती रहती है। जैसे जैसे वो काटती रहेगी तो दसता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है। मैंने एक बात ये भी सुनी थी, कोई वैज्ञानिक कह रहे थे कि हर चीज का एक अपना मास होता है, अपना वेट लेने की एक क्षमता होती है। तो जो जोशीमठ जो टाउन है, जो गाँव है, वहाँ मतलब कहते हैं कि उसमें अपनी एक क्षमता है कि वो अगर 10 किलो ले सकती है तो 10 किलो ही लेगी। हाँ, 10 से ऊपर वेट आ रहा है, इसलिए भी वो धस रहा है। वो चीजें कहीं ना कहीं है, लेकिन बहुत से ये भी कह रहे हैं कि जो पहाड़, जिस पहाड़ के ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है, वो पहाड़ मिट्टी पे बना हुआ है। मिट्टी का पहाड़ बोलते हैं उसको, मिट्टी का पहाड़। तो जिस तरह से कटाव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि वो बीच में दरारें आ रही हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। जितने भी वो वहाँ पर वो बन रहे, टनल बन रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको भी बोला जा रहा है कि इस वजह से हो रहा है। तो यार, अगर आप लोगों को सुविधा चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि पहाड़ों में सुविधा आए, तो यार कंस्ट्रक्शन होना, तो बिना कंस्ट्रक्शन के तो वो चीज़ पॉसिबल है नहीं। तो धीरे धीरे वो चीज़ें भी होनी ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि यार, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप सीधे सीधे उसको कंस्ट्रक्शन पे नहीं दे सकते। नहीं, मैंने इसके ऊपर एक बात सुनी थी कि मतलब कंस्ट्रक्शन मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा एक ये भी आता है, जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो पानी वानी जो भी चीज़ होती है, उन्होंने निकासी ठीक से नहीं निकाली थी। हाँ, जिस वजह से क्या हुआ कि पानी से वो और ज़्यादा रिसने लगा। अगर वो निकासी निकालते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ तक कि मैंने तो एक साइंटिस्ट का ये सुना था, मतलब एक कोई भू वैज्ञानिक था देहरादून का, उन्होंने बोला कि अब ये बसता नहीं है, इसने धसना ही धसना है। जोशीमठ का ज़्यादातर पोर्शन को अब रिक्लेम नहीं किया जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। जो घर वहाँ से नीचे की तरफ को ड्रिफ्ट हो रहे हैं, वो नहीं बचाए जा सकते। अब स्थिति ये है, केवल एक ही काम किया जा सकता है, और वो किया जा सकता है कि वहाँ के लोगों को बचाया जाए। जिस स्पीड से धसता जा रहा है, बहुत जल्दी धस जाएगा। यहाँ तक कि अभी जब हमारे सीएम वहाँ गए थे, तो लोग उनसे बात करते हुए कह रहे थे कि जब हम रात को सोते हैं तो हमें पानी बहने की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब जो नीचे से जो पानी बाहर बह रहा है, वो उन्हें सुनाई देता है, महसूस होता है। अभी फिलहाल तो वहाँ के हाल इतने दुर्लभ है, इतने बेकार हो चुके हैं कि लोग टेंट लगा के बाहर सोने को मजबूर है। करीब 565 या 67 घर ऐसे कुछ घर हैं जो तबाह हो चुके हैं, जो दरार बढ़ चुकी है। करीब 3000 से ज़्यादा लोग हैं जो अभी बेघर हो चुके हैं। तो अब सरकार उनके लिए क्या करती है? देखो, वहाँ के लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि जो ये मुद्दा है बहुत बड़ा है, इतना आसानी से सॉर्ट होगा नहीं, इतना आसानी से इसे हल किया नहीं जा सकता।
लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार उनके लिए ऐसा कुछ करे कि ताकि तब तक उनको रहने के लिए कुछ घर मिल सके, खाने पीने के लिए कुछ मिल सके, मतलब क्योंकि उनकी जितनी भी कमाई थी, जो भी उन्होंने था, उन्होंने वो घर बनाने में लगा दिया था। फिलहाल अब लोग तो यही कह रहे हैं कि सरकार ने जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया था उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको इस बीच में रोकना चाहूंगा कि मेरे को एक चीज और ख्याल आया था। जिस टाइम पे टिहरी डैम बन रहा था, उस टाइम पे क्या था कि सबको पता था कि टिहरी डैम बन रहा है, तो यार जो पुराने टिहरी के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सेटल करा जाए, उसके बाद ही टिहरी डैम बनता है। उन लोगों को सबको ऋषिकेश में मतलब वो जगह दी गई थी। तो वही चीज अभी ये है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हुआ था, कहीं ना कहीं इंजीनियर जो हैं इतने पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था। और ऊपर से जोशीमठ की जो घटना है ये करीबन 1 साल पहले से हो रही है। 1 साल पहले से बीच में एवलांच आ गया था। एक साल पहले से मतलब ये दरारें वाली आनी प्रॉब्लम हो गई थी। अब बाहर रहने की बात है तो यार घरों में दरार आ रही है तो बाहर तो रहना ही है, कौन अपनी जान रिस्क में और सबसे बड़ा आजकल इतनी ठंड है, तो वो लोग कैसे रह रहे होंगे। हाँ, तो वो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो गवर्नमेंट को पहले से देखना चाहिए था कि यार कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये चीजें होनी है, उनको पहले से पता था। इस बात को मानता हूँ कि लूप हॉल कहीं ना कहीं यहीं पे था कि उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ नहीं किया। उन्हें लगा कि बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा पैसा आएगा, पैसे कमाने के पीछे रह गए, पूरी प्लानिंग के साथ वो चीज की नहीं। जो प्रोजेक्ट के आसपास जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी हैं, तो उनको कम से कम बोलना चाहिए था कि यार यहाँ पे ये बन रहा है, इससे ये हो सकता है, तो अपनी इसी टाइम से इधर उधर मतलब अपना अरेंजमेंट कर लो, या फिर जो भी है वो चीजें करनी चाहिए। या फिर भूमि की उस तरीके से जांच करते कि हम कितना वो कर सकते हैं उसके साथ एक्सप्लोजन वगैरह। बाकी तो प्रकृति है, बाकी क्या कह सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई गांव उससे ऊपर ऐसे रहे हैं जो धंस गए हैं पूरी तरह से। देखो एक टाइम के बाद तो उसने नीचे जाने हैं, क्योंकि जो हमारे पहाड़ बसे हैं कहीं ना कहीं वो ऐसी मिट्टी में बसे हैं, ऐसी नदियों के ऊपर बसे हैं, वो बस तो गए हैं लेकिन वो उसके नीचे क्या है लोग जानते नहीं हैं। आपने कहीं भी देखा होगा, आप कभी भी ट्रैकिंग करने जाते होंगे, किसी भी गाँव जाते होंगे, आपको सोया फूटते हुए दिखते होंगे। जो पानी नीचे से पानी आ रहा होता है वो कहाँ से आ रहा है, वो सारी नदियाँ हमारे नीचे ही हैं। बाकी आज न्यूज़ में दिखा रहे थे कि वैज्ञानिक उन दरारों के बीच में कुछ डाल के चेक कर रहे हैं। अबे क्या चेक कर रहे हैं यार, जब तुम टनल बना रहे हो, छेद कर रहे हो पहाड़ों में, छेद करने से पहले चेक करना चाहिए ना। अब दरार आ गई है, अब दरार में डाल के क्या देखना चाह रहे हो कि भैया पानी कितना है, कब आएगा, ऊपर क्या आएगा, वो चीजें मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी वही कह रहा हूँ कि भूवैज्ञानिक कह चुके हैं कि अब जोशीमठ को बचाना तकरीबन नामुमकिन है। एक बंदा तो मतलब एक कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने कह दिया कि देखो धरती क्या होती है, हर बार नीचे धंसती है, जब तक वो नीचे सेटल नहीं हो जाएगी अच्छी तरीके से तब तक उसमें दोबारा बसना मुश्किल है। तो उसे दोबारा सेटल होने के लिए पहले धंसती जाएगी, जब तक उसे अच्छा बेस नहीं मिलेगा, जहाँ पर रगड़ना बंद हो जाएगा, धंसना बंद हो जाएगा, उसके बाद ही आप कुछ काम कर पाओगे। लेकिन ये कब होगा कोई गारंटी नहीं है। बाकी यार अभी नई नई खबर ये भी आ रही है कि बोल रहे हैं कि जोशीमठ से कर्णप्रयाग तक ये दरारें देखी जा सकती हैं, कर्णप्रयाग तक ये दरारें पहुंच चुकी है। बाकी इसका जो केंद्र है पानी का जो नीचे बह रहा है वो कहाँ तक है, अभी तक किसी को नहीं पता कि कहाँ तक ये जाएगा, कितना एरिया जाएगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें अब आने वाले टाइम पे दिक्कतें देने वाली हैं। बाकी मेन चीज़ है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का रास्ता, जोशीमठ जो कि आपको मालूम ही है काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है, काफ़ी अच्छी जगह है। वो मेन रास्ता भी है, इसी रास्ते से आगे जाया जाता है। औली हो गया, जितने भी पर्यटन स्थल है काफ़ी अच्छी जगह है। तो अगर ये रास्ता ही नहीं, मैंने भी सुना जो औली के लिए मतलब वो चल रहा था ना, क्या बोलते थे यार, ये स्कीइंग वगैरह होती है ना, स्कीइंग नहीं जो मतलब रोपवे, सबसे बड़ी मतलब अभी तक पूरे देश की सबसे पहला रोपवे का जो सबसे पहला पिलर है वो भी खिसक चुका है, खिसक गया है। हर जगह जोशीमठ में जगह में बहुत ऐसा हो रहा है, तो उसके कारण रोपवे के टावर नंबर 1 के नीचे वाली जो भूमि है उसमें बहुत ऐसा हुआ है, जिससे कि रोपवे के टावर 1 नंबर को खतरा बना हुआ है। तो अभी उन्होंने वो रोकी हुई है कहीं ना कहीं, उधर से मतलब जो लोग चले गए, उधर से आने के कहते 250-300 लोग हैं जिन्होंने वापस आना है, लेकिन मुझे लगता नहीं अब आएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो रोपवे बंद कर दिया गया फिलहाल। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो यार नहीं हो रहा है तो फिर कंस्ट्रक्शन क्यों रोक दिया, वो चालू रखो ना यार। मेरा तो ये मानना है कि कंस्ट्रक्शन भी जिम्मेदार है। हो गई यार, पहाड़ों को तुम खोद के अगर कुछ करोगे तो यार प्राकृतिक तौर पे एक ना एक टाइम पे उसने नीचे तो जाना ही है, क्योंकि उससे ज्यादा वेट बढ़ता जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें वहां बन गई, जो बड़े बड़े होटल्स बने हैं, ऊपर से जो काम हो रहा है, सभी चीजें। कहाँ पहले 100 होटल थे, अब आज की डेट में 600-700 होटल वहाँ बन। पहाड़ों में तो ये चीज देखनी पड़ती है ना, क्योंकि तुम पहाड़ों को जितना वाइब्रेशन दोगे उसने खिसकना है यार। अब जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले काम चल रहे तो इसमें वाइब्रेशन आएगा ही आएगा, तो पहाड़ अपनी जड़ से खिसकेंगे, तो रिस्क तो है ही भाई। बाकी यार जोशीमठ के बारे में सुनकर काफी हृदय विहीन हो गया था, काफी बुरा लगा, क्योंकि यार मैं सोचो मतलब जोशीमठ इतना बड़ा टॉपिक बन चुका है कि इस समय जोशीमठ हर न्यूज चैनल में छाया हुआ है, ABVP हो, आज तक हो, आर पब्लिक हो, रिपब्लिक हो, सब कोई सब जगह।
और जोशीमठ कोई छोटा नहीं है हमारा, मतलब जोशीमठ कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यटक वो है, वो मेन वो रास्ता है, वहीं से लोग जाते हैं। वही हमारे कितने मंदिर हैं, बहुत से लोग हैं, मान्यताओं में आता है। जोशीमठ कोई छोटा मोटा शहर नहीं है हमारा, काफ़ी टाउन। अच्छी जगह है जोशीमठ। अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोग जानते होंगे, नहीं गए हैं तो जाना चाहिए, लेकिन अभी जाना चाहिए। अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप बाद में देखें, ट्राई करें, लेकिन अभी मेरे को लगता नहीं कि इतने जल्दी ये शॉर्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया, लोग किस तरीके से वहाँ रह रहे हैं। आप ये फुटेज देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, कितनी बड़ी बड़ी दरार है। जैसे कि आपदा बोलते हैं, पहले आई थी आपदा, केदारनाथ आपदा, वो एकदम से आई थी, मतलब किसी को मौका नहीं मिला था संभलने का। एक और बात मैं बताऊंगा, कहते हैं कि मतलब जब भी आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हो तो कुछ ना कुछ आपदा आती है। इससे पहले अगर आपको याद हो मंजीत जी, तो जो हमारा ये है क्या कहते हैं इसे, धारी देवी, हाँ उसको धारी देवी में उन्होंने उसको उठा दिया था मूर्ति को, तो वहां पे बिल्कुल तबाही आ गई थी एक टाइम पे, छेड़छाड़ की गई थी। तो वही आपदा से है, केदारनाथ आपदा एकदम से आई थी, और ये जोशीमठ जो आपदा है ये बता के आ रही है, मतलब उसने संकेत दे दिए हैं, दरारें डाल दी हैं कि भाई प्राकृतिक के साथ छेड़ोगे तो प्राकृतिक तुम्हें शांति से तो नहीं रहने देगी। उन्होंने पहले कर दिया है, चेतावनी दे दी कि भैया यहाँ से निकल लो, दरार आ चुकी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वही प्रकृति को माँ ऐसी नहीं कहती, तो प्रकृति हमारी माँ है कहा जाता है। उसी तरीके से आप उनके साथ छेड़छाड़ करोगे तो देखो कुछ ना कुछ तो आपको झेलना पड़ेगा। बाकी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो क्यों ना हम भी अपनी राय आप लोगों तक पहुंचाएं, और आप क्या कहना चाहते हैं जोशीमठ के बारे में, और या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और बाकी हमें इस बारे में कुछ भी और अच्छी जानकारी मिलती है या कोई अंदर की जानकारी मिलती है तो हम आपसे जरूर साझा करेंगे सबसे पहले। बाकी धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसी हम आपको काफ़ी वीडियोस देने वाले हैं जिसमें हम सोशल टॉपिक्स के बारे में आपसे बात करेंगे और आपकी राय लेंगे और अपनी राय देंगे। बाकी मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।